लेकिन ये आज की बात है कि हो सकता है कि शहाबुद्दीन भी इसकी वजह हो, लेकिन हम थोड़े से और पीछे जाएं और लोकसभा चुनाव की बात अगर करें जिसमें शहाबुद्दीन की पत्नी ने चुनाव में खड़ी हुई थी और उस समय अवध बिहारी चौधरी पर भी ये आरोप लगे थे कहीं ना कहीं उन्होंने शहाबुद्दीन का या उनकी पत्नी का सपोर्ट नहीं किया था। जी बिल्कुल बिल्कुल, मैं विवेक आपको बता देना चाहता हूँ कि जो लोकसभा चुनाव में जो हार हुई थी शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब की, तो उसमें ये आरोप लगे थे और आरोप ही नहीं लगे थे बल्कि इस पे बहुत सारे विरोध भी हुए थे कि अवध बिहारी चौधरी बिल्कुल साइलेंट रूप थे, कहीं प्रचार प्रसार में नहीं जाते थे, कहीं किसी तरह के एक्टिविटीज नहीं थे, जिसको लेकर काफी शहाबुद्दीन खफा रहते थे। मैंने जैसे की सूचनाएं हैं उस समय तो वो जेल में हुआ करते, लेकिन जो सूचनाएं मिल पाती हैं उनके पार्टी के द्वारा, कार्यकर्ताओं के द्वारा इस तरह की सूचनाएं थी और हो सकता है कहीं ना कहीं ये कारण रहा हो कि इसी समय से इनको नेगलेक्ट किया जा रहा था और बिल्कुल तरजीह नहीं दी जा रही थी। ये भी मामला हो सकता है एमवाई समीकरण उस समय टूट चुका था और यही तो एमवाई समीकरण टूट चुका था, तरजीह नहीं दी जा रही थी बड़े नेताओं को। आकाश, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने काफी तफसील से महुआ न्यूज के दर्शकों को पूरी जानकारी दी। आपको एक बार फिर से अपडेट करा दें महुआ न्यूज के दर्शकों को कि आरजेडी के 3 बड़े नेताओं ने आरजेडी का दामन छोड़ दिया है और अब जेडीयू में शामिल होने जा रहे हैं। आरजेडी को बड़ा झटका लगा है। हालांकि आरजेडी की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आरजेडी के स्वास्थ्य पर कोई इसका असर नहीं पड़ने वाला है, लेकिन कहीं ना कहीं बड़े नेताओं का जाना किसी भी पार्टी में असर जरूर डालता है। अनबन सिर्फ बिहार ही नहीं, अब झारखंड में ही नहीं है। इस मुद्दे पर बिहार एनडीए में भी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा। बीजेपी और जेडीयू के नेता एक दूसरे पर लगातार हमले कर रहे हैं। बिहार के सत्ताधारी गठबंधन बीजेपी और जेडीयू के बीच बयानबाजी सारी हदें पार कर गई है। मामला पर्सनल होने लगा है। जेडीयू के प्रदेश प्रवक्ता संजय सिंह ने गिरिराज पर किस अंदाज में निशाना साधा, जरा सुनिए। गिरिराज सिंह जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए, उनका मंत्रिमंडल में जगह कांके में होना चाहिए। एक बार फिर सुनिए संजय सिंह का बयान। गिरिराज सिंह जो है मानसिक रूप से बीमार हो गए, उनका मंत्रिमंडल में जगह कांके में होना चाहिए। इससे पहले गिरिराज ने प्रणब को जेडीयू के समर्थन पर सवाल उठाए थे। देश की जनता फैसला करे कि लोहिया की नीति गलत थी या लोहिया की नीति आज अप्रासंगिक हो गई है या उनके लोग भटक गए हैं। आप देखिए ना, समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस, देवगौड़ा जी कर्नाटक में कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में राष्ट्रपति के, यहाँ राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, जनता दल यू कांग्रेस के उम्मीदवार के पक्ष में, ये सारे के सारे समाजवादी हैं। तो जेडीयू ने बीजेपी के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार संगमा के बैकग्राउंड पर ही सवाल उठा दिए। अभी जिनका समर्थन वे कर रहे हैं, पंडित श्यामा प्रसाद मुखर्जी और पंडित दीनदयाल उपाध्याय से कब प्रभावित हो गए मैं नहीं जानता। मैं अपना ज्ञानवर्धन करना चाहता हूं कि जिस उम्मीदवार का राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार का समर्थन वे कर रहे हैं वो पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानवतावाद से कांग्रेस पृष्ठभूमि के व्यक्ति कैसे प्रभावित हो गए, ये रहस्य बिहार की जनता और देश की जनता जानना चाहती है। कुछ दिन के सीज फायर के बाद एक बार फिर बयानबाजी का दौर शुरू हो गया है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या वाकई बीजेपी और जेडीयू में ऑल इज वेल है। अररिया से रवि कुमार के साथ रजनीश सिन्हा, महुआ न्यूज, पटना। तो कहीं ना कहीं दोनों ही तरफ से जिस ढंग से बयानबाजी चल रही है उससे ये साफ जाहिर होता है कि ऑल इज नॉट वेल। बढ़ते हैं हम अगली खबर की ओर। सहरसा कील कांड मामले में 2 आरोपियों ने सहरसा कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। आत्मसमर्पण करने वाले दोनों शख्स मुख्य आरोपी चंद्रमणि भगत के भाई हैं। इनका नाम मनोज भगत और ललन भगत बताया जा रहा है, लेकिन इस पूरे मामले में मुख्य आरोपी चंद्रमणि भगत की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। चंद्रमणि भगत फरार चल रहे हैं। हम आपको बता दें कि सहरसा में बीते 12 जुलाई को चोरी के आरोप में एक मासूम की बेरहमी से पिटाई की गई थी। दिल दहला देने वाले इस वाकये में मासूम के शरीर में कील भी ठोक दिए गए थे, जिसके बाद मामले ने तूल पकड़ा था और राज्य के डीजीपी ने मामले की सूद लेते हुए संबंधित एसपी को जांच का
जिम्मा सौंपा है। हालांकि एसपी ने 24 घंटे के भीतर मुख्य आरोपी को धर दबोचने का दावा किया था, पर मुख्य आरोपी चंद्रमौली भगत अभी तक कानून की जद से बाहर है। दिल दहला देने वाली ये घटना सहरसा की थी, जहां पे एक 12 साल के मासूम बच्चे को पंखा चोरी का आरोप लगाकर जेडीयू के एक नेता, जो बताए जाते थे कि जेडीयू से जुड़े हुए हैं, चंद्रमणि भगत, उन पर यह आरोप था कि उन्होंने पंखा चोरी के आरोप में इस नाबालिग बच्चे की जमकर पिटाई की थी। और इतनी बेरहमी से पिटाई के बाद भी जब इन लोगों का मन नहीं भरा था तो इस बच्चे के शरीर में कील ठोक दिए गए थे। 3 कील के निशान आप देख सकते हैं, महुआ न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर हमने दिखाए थे। हालांकि इस बात से उस समय भी चंद्रमणि भगत ने साफ इनकार किया था, लेकिन मामले ने तूल पकड़ा और उसके बाद एसपी को जांच के आदेश दिए गए थे। एसपी ने भी ये दावा किया कि वो जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लेंगे, 24 घंटे के अंदर गिरफ्तारी होगी। लेकिन आज 3 दिन बीतने के बाद भी मुख्य आरोपी चंद्रमणि भगत फरार चल रहा है, उसकी गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। 12 जुलाई को ये घटना सामने आई थी। इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली ये घटना थी, जहां एक नाबालिग बच्चे को के शरीर में की जमकर पिटाई की गई थी और उसके बाद उसके शरीर में कील ठोक दिया गया था। मुकेश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर सहरसा से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, काफ़ी सारे सवाल उठ रहे थे, ऐसा बताया जा रहा था कि जेडीयू के नेता हैं और काफ़ी दबंग हैं, शायद इस वजह से पुलिस इस मामले में ढंग से कार्रवाई नहीं कर रही है। यहाँ तक कि डॉक्टर ने भी कील ठोके जाने की खबर की पुष्टि नहीं की। मैं बताऊं विवेक जी आपको कि यह मामला पूरी तरह से जो है अब ये सियासी पेच में फंस चुका है। आज इस तरह से जो है इसको पुलिस के दबिश का नतीजा नहीं मानेंगे, बल्कि षड्यंत्र का नतीजा मानेंगे कि 3 आरोपियों में से जो है 2 आरोपियों ने आज आत्मसमर्पण किया है अदालत के सामने जी। तो निश्चित रूप से ये कहें कि जो है जीत तो उसे नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी जो है इसे जीत ही कह करके हम लोग चले कि 2 आरोपियों ने जो है आज आत्मसमर्पण किया, लेकिन एक आरोपी जो मुख्य आरोपी है चंद्रमणि भगत, वो अभी तक जो है फरार है। तो कहीं ना कहीं इस पूरे मामले में पुलिस की जो कार्रवाई रही है उससे सहरसा की जनता संतुष्ट नहीं है और उसको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं एक पक्षीय होकर के पुलिस काम कर रही है। इसमें अब हीला हवाली की बात हम लोग नहीं कर रहे, ये पूरी तरह से षड्यंत्र है, पुलिस का भी कहेंगे और मेडिकल ऑफिसर का भी। इसमें अब कहीं कोई शक शुबा नहीं है विवेक। आप देख लें कि जिस तरह से इंजरी रिपोर्ट को भेजा गया है राज्य मुख्यालय में, उसमें बड़ी हड़बड़ी दिखाई गई है। मेडिकल ऑफिसर जो सिमरी बख्तियारपुर के हैं, उन्होंने अपने जख्म प्रतिवेदन में कहीं भी उस जख्म का जिक्र नहीं किया जिस जख्म को लेकर के पूरे देश में हंगामा मचा। माना ये विवेक जी कि ये कील बच्चे को नहीं ठोकी गई थी, लेकिन वो तलवे पर जख्म कैसा था उस जख्म का जो है जिक्र किया जाना चाहिए था जख्म प्रतिवेदन में। और मैं जी बिल्कुल मुकेश, हैरान कर देने वाली बात है कि डॉक्टर ने 12 जख्मों की रिपोर्ट दी, ये बताया कि कहां कहां जख्म है, लेकिन जो 3 कील के निशान दिख रहे हैं और महुआ न्यूज़ की टीवी स्क्रीन पर हम लगातार दिखा भी रहे हैं, उस बच्चे के शरीर पर जो 3 कील ठोकने के निशान हैं, जो उन बच्चे का कहना है कि उसके शरीर में कील ठोका गया, किसी न किसी चीज़ से चुभने के निशान पाए जा रहे हैं और वो दिख रहा है, सामने तस्वीरों में दिख रहा है। उस बात पर डॉक्टर ने कोई अपनी मंशा ही नहीं दी है, कोई रिपोर्ट में उसका जिक्र तक नहीं किया है। तो कहीं ना कहीं डॉक्टर भी सवालों के घेरे में है। निसंदेह डॉक्टर पर भी जो है सवाल खड़े हो रहे हैं विवेक। वो मैं सीधा इशारा कर रहा हूँ कि ये मुद्दा इतना गंभीर हो गया। बड़ी पार्टी जदयू के नेता थे जिन्हें निष्कासित कर दिया गया, 10 से वो मुख्य आरोपी है। इस मामले में जब इतनी हाइटोवा मच रही थी विवेक, तो इसमें सीधे जो है जो हमारे चीफ मेडिकल ऑफिसर हैं, जो सिविल सर्जन है यहाँ के, उनको हस्तक्षेप करना चाहिए। अलग से एक मेडिकल बोर्ड का गठन होना चाहिए। इसके अलावा जिला प्रशासन को भी जो एक तटस्थ समिति का गठन करना चाहिए, पूरी पड़ताल होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए विवेक। तब जाकर के जो खंगाल करके बातें सामने आती, उसे इंजरी रिपोर्ट के तौर पर बना करके राज्य मुख्यालय को सौंपा जाना चाहिए। मुकेश, आपके सिविल सर्जन से कुछ बात हो पाई है इस बारे में?